जय हिंद। हम आज आप लोगों को लेकर आए हैं मॉडल पेपर, जो क्या है, विषय है सामान्य हिंदी क्लास 12th का, जो क्या है ये मॉडल पेपर 2025 और 26। यानी देखिए मॉडल पेपर जो है ये कौन सा है, तो 2025 और 26 का क्लास 12th के सामान्य हिंदी का है। देखिए बच्चा, अब जो है एग्ज़ाम आपके एकदम बहुत नज़दीक आ गया है, तो अब आप लोग क्या करिए, जितने भी मॉडल पेपर अगर आप लोगों को मिल रहे हैं तो उसको क्या करिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करने से आपको ये एक आइडिया मिल जाती है कि हम लोगों को मॉडल पेपर जैसे मिल जाता है तो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसके हल करने का तरीका, ये सब क्या होते हैं, एक आइडिया मिलती रहती है। तो देखिए ज़्यादा तो समय लेना नहीं, क्योंकि क्या है मॉडल पेपर है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पर ही आते हैं। लेकिन हाँ बच्चा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि कैसे ये सॉल्व हुआ है, और आप लोग भी क्या करिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये जो है सामान्य हिंदी है, और भी मॉडल पेपर हम क्या करेंगे, एक एक कर कर लाते रहेंगे हर सब्जेक्ट का। लेकिन आज जो है हम क्या देखेंगे, पहले शुरुआत किया जाता है, श्री गणेश किया जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में देखिए पहला पेपर किसी का भी पढ़ता है तो क्या होते हैं, हिंदी का है। तो आप लोगों में क्या आएंगे, सामान्य हिंदी, और जो आर्ट्स साइड से हैं उनका क्या होता है, साहित्य हिंदी। तो ये विज्ञान वर्ग यानी जो जिनका सामान्य हिंदी है, ये उनके लिए क्या है, ये मॉडल पेपर। तो देखिए बच्चा, आपका समय दिया रहता है कितना, 3 घंटे 15 मिनट। समय का एकदम वहाँ पर पंक्चुअल रहिएगा, क्योंकि आपको समय जब करने लगेंगे तो हो सकता है कि समय कम मिले, तो उसको आप लोग, ये समय आपका बाध्य है, आप लोग भी घर पर बैठ कर क्या करिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। लेकिन एक समय को देख कर कि इतने घंटे में हम ये कर लेते हैं कि नहीं। अगर 2-4 मॉडल पेपर अगर आप लोग कर लेते हैं तो एक आइडिया मिल जाती है कि इतने समय में कर लेते हैं। और ये कितने नंबर का होता है, तो 100 नंबर का। अगर सही ढंग से किया जाता है तो बोर्ड एग्जाम में 90+ हिंदी में कंफर्म होता है कि वो बच्चे ला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जो कि यहाँ पर दिया है 3 घंटा 15 मिनट। तो आपको ये तो मिलते हैं, लेकिन 15 मिनट बोल क्या रहा है कि आपको पढ़ने के लिए। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। तो देखिए सबसे पहले खंड क में देखते हैं। खंड क में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। देखिए खंड क में प्रश्न नंबर 1 है कि क निम्नलिखित में से, अब ये क्वेश्चन अब क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो खंड क से प्रश्न नंबर पहला क्या पूछ रहा है, पहला का क, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। यानी भारतेंदु युग जब स्टार्ट हुआ था उसके पूर्व के लेखक नहीं हैं, यानी जब भारतेंदु युग जब शुरू हुआ था तब के। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, और आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन मत लिखिएगा, ये लिखिएगा खंड का। क्वेश्चन न लिखकर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर आंसर लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है। देखिए बोला है कि भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खान या श्रीधर पाठक। देखिए ये लोग जो हैं, लक्ष्मण सिंह, शिव प्रताप सितारे हिंद और इंसा अल्लाह खान, भारतेंदु युग के पहले के लेखक हैं। उसके बाद के लेखक कौन है, तो श्रीधर पाठक। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीधर पाठक आपका सही आंसर है। तो कैसे लिखा जाता है ये बताना है। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर खंड क प्रश्न संख्या 1 का क्या लिखेंगे, हल करने जा रहे हैं। और कौन सा था, तो क में जो पहला है, तो इसमें क्या बोला था कि भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है, तो कौन से थे, तो इसमें ऑप्शन में आपका चौथा था, तो श्रीधर पाठक लिख देंगे, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा दे रहा है क्या, कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास गुरु है। देखिए हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन, तितली। तो देखिए मौलिक उपन्यास इसमें से जो ऑप्शन सही है वो आपका परीक्षा गुरु है, यानी आपका दूसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, जिसका क्या है, परीक्षा गुरु। इसी क्रम में आते हैं तीसरा, ग नंबर, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद तो एक बहुत प्रसिद्ध नाटककार थे ही, लेकिन उनके ही समकालीन एक और नाटककार थे, वो कौन थे, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, गोविंद वल्लभ पंत या विष्णु
प्रभाकर। तो देखिए जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार गोविंद वल्लभ पंत जी है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो तीसरा है, यानी यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखेंगे? गोविंद वल्लभ पंत। इसके बाद देखिए घ क्या बोल रहा है कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है, यानी आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन से हैं? तो देखिए आएंगे, इसमें चार हैं, मिश्र बंधु, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो देखिए आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक अगर उल्लेखनीय कोई है तो वो है रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि ये आलोचनाओं पर ज़्यादा ये क्या किए हैं? अपना स्पष्टीकरण किए हैं। तो ये इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा? तो रामचंद्र शुक्ल, यानी कौन से सही होंगे? तो रामचंद्र शुक्ल जी इसमें होंगे। इसके बाद देखिए अंगक्रय बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने संपादन किया था। बद्री नारायण प्रेमधन ने संपादन किया था। क्या संपादन किया था? तो इनके भी चार ऑप्शन है, हिंदी प्रदीप, प्रथा, आनंद कादम्बिनी या फिर सरस्वती। तो इन चारों में से जो आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सरस्वती, यानी ये होंगे आनंद कादम्बिनी। यानी आनंद कादम्बिनी क्या किए थे? इन्होंने बद्रीनाथ चौधरी ने अपना संपादन किया था। तो आंसर क्या लिखेंगे? आनंद कादम्बिनी। यानी ये देखिए पांचों के जो है आंसर ये मिल गए। अब क्वेश्चन भी क्या है? ये है पांचों के। इसी के क्रम में देखिए ये तो उसमें आते हैं। इस प्रश्न नंबर 2 जो है ये भी क्या होते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यानी 10 नंबर आपका क्या आते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में भी क्या है? दूसरा का क प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद की विशेषता है। तो प्रयोगवाद में क्या विशेषता है कि ये क्या किए थे? प्रकृति का वर्णन किए थे, या नवीनता के प्रति आग्रह किए थे, या फिर अतिशय भावुकता, या विद्रोह और क्रांति। यानी इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रयोगवाद में क्या विशेषता थी? तो इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा प्रयोगवाद में थी कि नवीनता के प्रति क्या किए थे? आग्रह किए थे। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दूसरा वाला, नवीनता के प्रति आग्रह। तो आंसर क्या लिखेंगे? नवीनता के प्रति आग्रह। इसके बाद देखिए खौत कह रहा है क्या? किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? देखिए आप दूसरा है ख कि किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो देखिए इन चारों में से ऑप्शन होंगे भारतेंदु युग होंगे, या फिर द्विवेदी युग, या छायावादी युग, या फिर प्रगतिवादी युग। इन चारों में से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा? तो इसमें से जो आपका होगा जो सबसे ज़्यादा प्रयोगवादी किया था तो वो थे द्विवेदी युग। यानी द्विवेदी युग में क्या हुए थे? सबसे ज़्यादा प्रयोगवाद हुए थे। इसके बाद आता है ग। इसी का ग नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो पहला है नागार्जुन, दूसरा है त्रिलोचन, तीसरा है केदारनाथ अग्रवाल और चौथा है नेमीचंद जैन। देखिए इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है प्रयोगवादी कवि वो हैं नागार्जुन। नागार्जुन क्या थे? प्रयोगवादी युग के नहीं थे। यानी अगला नंबर देखिए, अगला है जो आपका कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। देखिए ये पूछ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के हैं? तो भारतेंदु युग के तो होंगे नहीं, द्विवेदी युग, छायावाद युग या फिर प्रगतिवाद युग। देखिए भारतेंदु युग तो होंगे नहीं, प्रगति के ये थे नहीं, यही दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो छायावाद में तो जयशंकर प्रसाद आए थे, ये कौन से थे? तो द्विवेदी युग के। यानी मैथिली शरण गुप्त किस युग के थे? तो द्विवेदी युग के कवि हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा? तो घ का दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद आता है कि महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है। देखिए महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? तो पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या फिर सोहनलाल द्विवेदी। इन चारों में से कौन है जो महाप्राण के नाम से जाने जाते हैं? तो वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण के नाम से क्या जानते थे?
ये कवि माना जाता था कि ये क्या है, महाप्राण नाम के कवि हैं, तो इन्हीं को माना जाता था। इस तरह से आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं हिंदी के मॉडल पेपर में 10 आते हैं, जिसमें पहला होता है, एक होता है खंड काव्य से, एक होता है गद्य काव्य से। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में आते हैं जो पहला आपको 10 नंबर। आइए जान लीजिएगा कि बहुविकल्पीय को बहुत ही सोच समझ कर उसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि वो आपका बहुत ही ठोस नंबर है, क्योंकि एक एक नंबर का है, ज़्यादा समय लेगा नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेगा तो क्वेश्चन भी अच्छे खासे मिल जाते हैं नंबर इस पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का क्या करिए, उत्तर देखिए। देखिए बच्चा, ये 10 नंबर का ये भी है कि 5 क्वेश्चन है, और पाँचों कितने नंबर के हैं, तो 2-2 नंबर के। ये भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पढ़कर अगर जाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसको भी, क्योंकि वो देखिए बहुविकल्पीय 10 नंबर के थे, जो कि वो क्या है, अगर आपका 10 सही है तो 10 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपका 10 नंबर का है प्रश्न नंबर 3, जिसमें 2 पद्य दिए रहते हैं अथवा करके, एक वो पद्य दिया रहेगा, उसके बाद दूसरा भी पद्य दिया रहेगा। इन दोनों में से कोई एक आपको क्या करना है, वहाँ पर सॉल्व करना है। कोई कोई क्या करता है, गलती कर बैठता है, दोनों कर कर चले जाते हैं, और जब आते हैं तो पता चलता है, कहते हैं कि समय नहीं मिला था, पेपर छूट गया है। तो देखिए हम भी यहाँ पर क्या किए हैं, आपको 2 दिखा दे रहे हैं, दोनों का क्या करिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हम भी क्योंकि एक ही बताएंगे, एक आप लोग खुद से क्या करिएगा, अभ्यास करिएगा। तो देखिए हम इसको न कर कर अथवा वाला कर दे रहे हैं, जिससे आपको कोई भी एक करना ही है, तो हम अथवा वाला कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों में यही होता है पहचान, कि दोनों का एक तो संदर्भ पूछेगा, और संदर्भ ही आपको सबसे ज़्यादा नंबर ये दिलाने में मदद करता है। अगर आपका संदर्भ सही हो गया तो एग्जामिनर के दिमाग में हो जाता है कि ये बच्चा क्या किया, पैराग्राफ पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर पाठ और लेखक का नाम पूछता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में पहचान एक होती है कि कुछ न कुछ पैराग्राफ में एक पहचान मिल जाती है, जो क्या होगा, आपको वो चैप्टर कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। तो देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 का हल, अशोक के फूल जो फूट उठता था। यानी हम क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ का जो हेडिंग होगा उसको लिख देंगे कि हम कौन सा करने जा रहे हैं, यानी ये जो फूट उठता था यही पूछा है। तो पहले पैराग्राफ को क्या करिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिए, इस तरह आपको क्या होगा, आंसर देने में आसानी हो जाती है। देखिए क्या बोला है, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्ण अवंतस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलंकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। ये क्या है, आप लोग ध्यान से पहले इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का अगर आपका ये सही हो गया है तो समझिए कि एग्जामिनर के माइंड में एकदम पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी कि अब बच्चा पढ़ कर आया है। देखिए पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश का क्या लिखना है, संदर्भ। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे क्या, संदर्भ। उत्तर पहले का संदर्भ एकदम सटीक होनी चाहिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से क्या है, उद्धृत है। देखिए यही पहचान थी, क्योंकि अशोक कहीं आपके बुक में नहीं नाम लिखा होगा, लेकिन एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, अशोक के फूल। इसीलिए हम बोले थे कि हम भी क्या करेंगे, अथवा वाला ही करेंगे, क्योंकि हमको भी पता चल गया वहाँ पर कि अशोक नाम दिया है,
और अशोक कौन से नाम से है, तो यही कि अशोक के फूल। और कौन लिखे हैं अशोक के फूल, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि रेखांकित अंशों की क्या करिए, व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चा, व्याख्या कर रहा है तो पूरे पैराग्राफ का नहीं करना है, आपके पेपर में रेखांकित किया रहेगा और उसी का क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए अब जैसे यहाँ पर लगा है आपका, सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्ण अवंतस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलंकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। इसी का आप लोगों को क्या करना है, व्याख्या करना है। तो आइए देखिए इसका क्या, कैसे व्याख्या अपने शब्दों में ही करना है। अगर अर्थ लिखना होता तब तो कम में होता, लेकिन आप इसके बारे में कितनी जानकारी रखे हैं, सबकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है। तो जितना जो जानकारी रखा होगा तो वही ना बता पाएगा जो किया रहेगा। तो देखिए रेखांकित अंकों की क्या किए हम, व्याख्या क्या करें कि लेखक का मानना है कि संस्कृत के कवि कालिदास जी ने, यहाँ पर थोड़ा सा उनको सम्मान दिया जाए, कालिदास जी ने, क्योंकि ये सम्मान के ही योग्य है। कालिदास जी ने अशोक की जो सम्मान दिया वह क्या था, अशोक को जो सम्मान दिया था, यानी कालिदास जी ने जो अशोक को सम्मान दिया था वह क्या था, अपूर्व था। उनसे पहले किसी भी कवि ने अशोक का वर्णन नहीं किया था। अशोक पर तभी पुष्प आते थे जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर क्या करती है, प्रहार करती है। देखिए कितना अच्छा कवि ने लिखा है। पहले तो ये आप अपने परिभाषा में अपना लिख सकते हैं, लेखक का मानना है। तो यही कह रहे हैं क्या, कवि ने अशोक का वर्णन नहीं किया था, कोई कवि आज तक नहीं किया था, लेकिन कालिदास जी क्या कहते हैं, तभी पुष्प अशोक पर तभी पुष्प आते थे जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती थी। अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। यहाँ पर दिया भी है, कोमल कपोलों पर, कर्ण मतलब कान, अवंतस के रूप में झूलता था, यानी जो कान में जो है कुंडल की तरह ये क्या करते थे, झूलते थे। तो वही कह रहे हैं क्या, अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का क्या बना लेती थी, आभूषण बनाती थी। यह कर्ण फूल जब उनके सुंदर गालों पर झूलता था तो उनकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती थी। जब वे अशोक के फूलों को अपनी काली नीली चोटी में गूंथती थी, देखिए कितना अच्छा वर्ड लिखा है कि जब वे अशोक के फूलों को अपनी काली नीली चोटी में गूंथती थी तो उनकी चंचल लहटाओं की सुंदरता 100 गुना क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, और तब देखने वालों की दृष्टि उनसे हटती नहीं थी। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, और चंचल नील अलंकों, नील मतलब नील, अलंकों मतलब अलंकार की अचंचल शोभा को 100 गुना क्या कर देती थी, बढ़ा देती थी। ऐसे ही लिखना होगा बच्चा, जो पैराग्राफ जैसे दिया रहता है तो इसी तरह आप लोग लिखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है कि गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, यानी इस गद्यांश का उद्देश्य क्या है। तो इस गद्यांश का देखिए एक लाइन में इसका उद्देश्य बता दीजिएगा कि संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अशोक को क्या किया है, यहाँ पर सम्मानित किया है। अशोक के फूल, यानी अशोक के फूल को क्या किए हैं, ये सम्मानित किए हैं। यही ना बता रहा है, संस्कृत के महान कवि माने गए हैं कालिदास, और क्या सम्मानित हो रहे हैं, यानी इसका उद्देश्य क्या है, तो अशोक के फूल को पूरी तरह से क्या दे रहे हैं, एक तरह से सम्मान दे रहे हैं। देखिए बच्चा, इसके बाद दे रहा है कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, यानी ये भी पूछ रहा है कि कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो यहाँ पर देखिए, अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक का मानना है कि जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती है तभी अशोक पर फूल आते हैं। ऐसे अशोक के फूल पर, अशोक के पौधे पर जो होते हैं फूल नहीं आते हैं। कब आते हैं,
जब अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर क्या करती है, प्रहार करती है। यही क्या है, सबसे सर्वोत्तम ज्योति है। पांचवा कह रहा है क्या, लेखक ने किसके, अरे सॉरी ये देखिए हम ये गलत बोल दिए हैं। देखिए यहाँ पर है देखिए बच्चा, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है। तो देखिए ये कौन से हैं, तो महाकवि कालिदास, यानी संस्कृत के महान कवि महाकवि कालिदास जी ने अशोक को क्या किया है, सम्मानित किया। यही ना लिखेंगे जी, रेखांकित अंकों की जो है अंशों की क्या हो गई, व्याख्या हो गई, तब क्या लिखेंगे, संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अशोक को क्या किया है, सम्मानित किया है। यही लिखना है। आपका चौथा कर रहा है, अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार है। देखिए कितना अच्छा कवि ये लिखा गया है। और इस किताब को इस जो चैप्टर है अशोक के फूल, उसको तो पढ़ कर जाइएगा, इम्पोर्टेंट भी है। तो अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं, तो क्या विचार हो सकते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक का मानना है, देखिए अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक का मानना है, क्या मानना है बच्चा, कि जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर क्या करती है, प्रहार करती है, तभी अशोक पर फूल आते हैं। कितना सुंदर वर्ड लिखा गया है कि जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर क्या कर देती है, प्रहार करती है, तभी अशोक पर फूल आते हैं। इसके बाद देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन है जो आसिंजनकारी और कर्ण आवंतस का क्या अर्थ है। देखिए इन दोनों का अर्थ भी बताना होता है। ये दो नंबर के सब क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर ये सब, लेकिन इसका क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं कि देखिए आसिंजनकारी का अर्थ होता है अनुराग उत्पादक, यही होता है, अनुरागोत्पादक होता है। और कर्णांतस का मतलब होता है कर्ण फूल, यानी कान के फूल जो होते हैं, कान में जो फूल होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कर्णांतस। इसके बाद देखिए ये तो आपका गद्य से हो गया। अब पद्य से भी 10 नंबर के आते हैं, जैसे बहुविकल्पीय में उसी तरह इसमें भी। तो देखिए ये भी क्या है, 10 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करिए, उत्तर दीजिए। यानी इनका भी क्या करना है बच्चा, उत्तर देना है। तो आइए अब इनका भी उत्तर दिया जाए। इनके भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक अथवा कर देता है, जैसे ये पहला है और इसका दूसरा जो आएगा आपका ये वाला। तो दोनों में से क्या करना है, कोई एक आपको आंसर देना है, भूल कर भी दोनों का मत दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, पहला पैराग्राफ का ही देख लेते हैं, क्योंकि हम भी क्या किए हैं, पहला पैराग्राफ को ही सॉल्व किए हैं। अथवा वाला आप लोग कर लीजिएगा, हम दिखा देंगे आपको। देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ना उत्तर देंगे। क्या करें, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, यानी तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भाव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भाव की संस्कृति समासीन। इसी काम क्या कर दे रहे हैं, व्याख्या कर दे रहे हैं। तो व्याख्या करने से पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 4 का हल लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे क्या, उसका पैराग्राफ जो आप करने जा रहे हैं उसका ये समरी यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का क्या लिखिए, संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का क्या लिखना है, संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित
बापू के प्रति शीर्षक कविता से क्या है, ये उद्धृत है। ये आपका क्या है, बापू के प्रति शीर्षक से ये कविता से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी। अब कह रहा है क्या कि रेखांकित अंश की क्या करिए, व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की क्या किया जाए, व्याख्या किया जाए। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर। देखिए बच्चा, व्याख्या करने से पहले हम लोग कोशिश करते हैं ना कि उसका संदर्भ लिख दें। संदर्भ से क्या होता है, बहुत ही उसकी कोई भी चीज़ का एक सुंदरता बढ़ जाती है। तो प्रसंग लिखते हैं बच्चा, संदर्भ तो हो गया, प्रसंग। तो प्रसंग में क्या होता है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का गुणगान तथा इन्हें नव युग के निर्माता के रूप में क्या किए हैं, कवि जी ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद क्या करेंगे, रेखांकित भाग की व्याख्या करेंगे। देखिए मॉडल पेपर में तो रेखांकित भाग तो ऐसे दिख नहीं रहे हैं, तो हम पूरे पैराग्राफ का ही क्या कर देते हैं, आपके जो पेपर आएंगे वहाँ पर रेखांकित भाग दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं दिए हैं, तो हम पूरे भाग का ही क्या कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं। और आप लोगों को जो जहाँ से लगेगा कि ये है, तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे का बता देंगे तो नुकसान तो है नहीं। तो देखिए व्याख्या में क्या करेंगे, कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्या करते हैं, नमन करते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि हे महात्मन, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है, तुम हड्डियों का ढांचा मात्र ही हो। देखिए तुम कहते क्या है महात्मा गांधी को, हे महात्मा, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का क्या है, अभाव है, क्योंकि महात्मा गांधी जी इसी तरह थे। तुम हड्डियों का ढांचा मात्र ही हो, तुम्हें देखा ऐसा आभास होता है, तुम्हें देख ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों से रहित है। तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से क्या हो, परिपूर्ण केवल आत्मा हो। हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, हे नवीन संस्कृति के प्रतीक, तुम्हारे विचारों में प्राचीन और नवीन दोनों आदर्शों का सार विद्यमान है। यानी दोनों का क्या है, सार विद्यमान है। फिर कहते क्या हैं कि हे आदर्श पुरुष, तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिससे विश्व की संपूर्ण आसरता को समा लेने की क्षमता है। तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का क्या है, आधार परिलक्षित होगा, और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारे ही जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं पंत जी, कि पंत जी कहते हैं कि हे बापू, तुम नव युग के आदर्श हो। जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस, रक्त और अस्थि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार नव युग के निर्माण में तुम्हारे सद आदर्शों का अमूल्य योगदान है। तुम धन्य हो, तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया सर्वस्व त्याग संपूर्ण जगत को क्या करता है, कल्याण का मार्ग दिखाएगा। यह संसार तुम्हारे बताए हुए आदर्शों का अनुपालन करते हुए अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करेगा। जिस प्रकार ताने और बाने की मेल से सुंदर वस्त्र बुने जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का क्या होगा, सृजन होगा, अर्थात संपूर्ण मानव जाति को सुख समृद्धि की प्राप्ति। देखिए बच्चा, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। अर्थात जो ये प्रस्तुत पद्यांश जो हम लोगों का दिया है, क्या दिया था कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम शक्तिहीन, तुम बुद्धि शुद्ध बुद्धि आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भाव शून्य लीन, आधार अमर होगी, जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो इस पैराग्राफ में जो आपका दिया है पद्यांश में, तो इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, उसका उत्तर पूछा है। तो देखिए उसके क्या कहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि महात्मा गांधी जी के शरीर का वर्णन तथा संस्कृति के सुविचारों को क्या किए हैं, स्पष्ट किए हैं। कौन किया है, तो कवि यही कह रहा है क्या,
कि प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें महात्मा गांधी जी के बारे में क्या किया, उनके शरीर का वर्णन किया गया है और संस्कृति के सुविचारों को क्या कही किए हैं इसमें स्पष्ट किए हैं। इसके बाद इसी का अगला जो प्रश्न है कि कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत हो रहा है। तो देखिए हड्डियों के ढांचा मात्र कौन प्रतीत हो रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग सीधे कौन लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, महात्मा गांधी जी। यानी महात्मा गांधी जी को कवि ने क्या बोला है, हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं, यही बताना था बस। अब इसके बाद जो है तीसरा जो है अगला और लास्ट प्रश्न जो है कि कौन गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा। देखिए यही पूछ रहा है क्या गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा, यानी इस पैराग्राफ के अंतर्गत आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका आंसर गांधी जी के जीवन के आदर्श ही देश की संस्कृति का क्या है, मूल आधार है। यानी कह रहे क्या, गांधी जी के जीवन के आदर्श ही देश की क्या है, संस्कृति का मूल आधार है। गांधी जी के आदर्शों पर चलकर भारतीय संस्कृति के भविष्य को पुनः प्रतिस्थापित एवं प्रतिष्ठित किया जा सकता है। यानी कौन कर सकते हैं, चलकर, यानी इनके आदर्शों पर चलकर भारतीय संस्कृति के भविष्य को क्या किया जा सकता है, पुनः प्रतिस्थापित एवं प्रतिष्ठित किया जा सकता है। अतः गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में भारतीय संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा। यही पूछ रहा था क्या कि किसे खड़ा होना पड़ेगा, तो भारतीय संस्कृति को क्या होगा, खड़ा होना पड़ेगा। इस तरह से ये आपका जो पैराग्राफ जो दिया था प्रश्न संख्या 4 का कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये 10 नंबर का होता है। तो हमने क्या किया, ये पैराग्राफ का व्याख्या पूरा कर दिया 5 क्वेश्चन का। अथवा वाला आप लोग खुद अपने से कर लीजिएगा। जैसे अथवा वाला यहाँ पर 2 दिए रहते हैं एक अथवा करके, तो ये वाला आप लोग अपने से कर लीजिएगा कि इसमें क्या पूछा है। तो आप एक बार इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तभी आपको पता चलेगा क्या दिया है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। यानी विज्ञान के बारे में यहाँ पर क्या किया है, उसका वर्णन किया है। तो ये पैराग्राफ को आप लोग खुद अपने क्या करिएगा, कापी पर अभ्यास करिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्नों पर। देखिए बच्चा, आप लोगों का प्रश्न नंबर 5वां का क क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का क्या करिए, उल्लेख कीजिए। देखिए बच्चा, अब यहाँ से है आपका जो कवि हैं और लेखक हैं, इन दोनों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में और इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनके बारे में पूछता है। और ये भी कितने नंबर के आते हैं, तो 5 नंबर के। तो आइए अब देखते हैं इसको भी, प्रश्न नंबर 5वां का, कि यहाँ पर दिए रहते हैं 3 लेखक का नाम लिया रहता है और उनका जो है साहित्यिक परिचय और उनकी जो प्रमुख रचनाएं होती हैं उसके बारे में लिखना है। देखिए ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि इसकी शब्द सीमा कितना दिया है, अधिकतम 80 तक। यानी इसमें कितने नंबर के होंगे, साहित्यिक परिचय देंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, तो 3 नंबर, और उनकी प्रमुख रचना करेंगे तो 2 नंबर, दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं, 5 नंबर। तो आइए अब उसको भी देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या डालेंगे, प्रश्न संख्या 5 का क का हल। देखिए हम यहाँ पर क्या देने जा रहे हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय, ये पहले दे दिया जाए। तो देखिए लिखने के क्राइटेरिया इसी तरह है कि जो आप लोग लिखिएगा। तो देखिए जी सुंदर रेड्डी का जो जन्म है, पहले ये क्या डालेंगे हेडिंग, जन्म। तो जन्म कब हुआ था, तो सन 1919 में। जन्म स्थान आंध्र प्रदेश। कार्य क्या किए थे, तो आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या थे, अध्यक्ष रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो थी संस्कृत एवं तेलुगु से। लेखन विधा इनकी थी हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य। इनकी शैली क्या थी, तो शैली जो थी विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, ऐसे ये क्या थे इनकी
शैली थी। प्रमुख रचनाएं इनकी जो साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य आदि। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो सन 2005 में, यानी ये क्या हो गए थे? सन 2005 में मृत्यु हो गई इनकी। इसके बाद इनका क्या लिखेंगे? जीवन परिचय। तो देखिए बच्चा, जीवन परिचय भी देखना जरूरी है। तो जीवन परिचय में क्या होंगे? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जनपद के बंतुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। रेड्डी जी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ। इनका निधन सन 2005 में हो गया। ये था। इसके बाद इनका क्या आता है? साहित्यिक परिचय। तो देखिए बच्चा, साहित्यिक परिचय को भी हेडिंग अच्छे से डालकर लिखना है और जो जो साहित्य में इनका योगदान था उनके बारे में लिख देना है। तो क्या लिखेंगे? अहिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए, देखिए अहिंदी प्रदेश का मतलब होता है कि ये दक्षिण के थे, हिंदी उनकी उतनी वहाँ पर नहीं चलती है, तो जिस कारण इसको क्या बोला गया? अहिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया है। राष्ट्रवादी, हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी भाषाओं के अध्ययन की क्या किए? प्रेरणा दी। इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की। ये आजीवन भाषाई एकता के लिए प्रयासरत थे, यानी सभी जीवों को, सभी भाषाओं को क्या करते थे? एकता में बांधना चाहते थे। इनकी अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। हिंदी भाषा न होते हुए भी रेड्डी जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं के रूप में जो अमूल्य निधि सौंपी है, उसके लिए हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। देखिए, ये तो इनका हो गया साहित्यिक परिचय। इनकी कृतियाँ क्या थी? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के प्रकाशित ग्रंथ निम्नलिखित हैं, जिसमें उनका जो कृतियाँ थी: साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी जो था इनका, शोध और बोध, वेलुगु दारुल जो क्या था? तेलुगु में था, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये जो था उनका सबसे जो प्रचलित है, लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑफ इन इंडिया, संपादित ये क्या थी? अंग्रेजी ग्रंथ थी। इसके बाद इनकी भाषा शैली कैसी थी? तो देखिए बच्चा, भाषा शैली प्रोफेसर सी सुंदर रेड्डी की विचारात्मक, गणेशात्मक शैली, प्रश्नात्मक शैली एवं समीक्षात्मक शैली इनके निबंधों में क्या थे? विद्यमान थे। देखिए बच्चा, ये तो आपका वो था, क्या बोलते हैं, लेखक के बारे में। अब जो है इसी में देखिए प्रश्न नंबर 5वां का क का ख देखिए कि निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर क्या करिए? प्रकाश डालिए। देखिए वो क्या थे? लेखक थे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? तो कवि के बारे में। तो ये यहाँ पर भी 3 कवि दिए रहते हैं, तीनों में से किसी एक के बारे में क्या करना है? आप लोगों को लिखना है। तो आइए उसको भी देखते हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे? प्रश्न संख्या 5वां का ख का क्या लिखेंगे? हल। जिसको क्यों लिखे थे? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। जैसे इनका संक्षिप्त पहले परिचय दिया जाएगा, तो संक्षिप्त परिचय में जो ये लिखे हैं 4-5 हेडिंग जो होते हैं, इसके बारे में जरूर लिखिएगा। तो देखिए, जन्म कब हुआ था इनका? तो 1865 में। जन्म स्थान निजामाबाद जो है आज कहाँ स्थित है? तो आजमगढ़ में स्थित है। पिता जो थे भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम रुकमणी देवी। शिक्षा जो था स्व अध्याय विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, यानी ये क्या कहते थे? स्व अध्याय विभिन्न भाषाओं का इनके पास क्या था?
ज्ञान था। भाषा इनकी जो थी ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। शैली कैसी थी तो प्रबंध एवं मुक्तक थी। प्रमुख रचनाएं तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास आदि। और इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इनका क्या देखेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय के बारे में देखेंगे क्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। घर पर ही स्व अध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा दी। उनकी रचना प्रिय प्रवास से सम्मानित किया गया। सन 1947 को इनका देहांत हो गया। देखिए इनका साहित्यिक में क्या इनका वो योगदान था तो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली को काव्य भाषा में स्थापित करने वाले प्रमुख कवि थे। उनकी कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रिय प्रवास। ये हिंदी के तीनों युग भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एवं छायावादी युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं तो देखिए रचनाएं हरिऔध जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, कर्मवीर, रसिक रहस्य, अध खिला फूल आदि। ये क्या थी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। देखिए इसी क्रम में आता है 6वां क्वेश्चन आपका, पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। देखिए आपके एक जो बुक है उसमें जो कहानी होती है उनके बारे में लिखने के लिए आप लोगों को आता है। और ये भी कितने नंबर का होते हैं 5 नंबर का। और इनको भी ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है तो 80 शब्दों में लिखना है। या तो ये करके आता है अथवा लाठी अथवा बहादुर कहानी की क्या करिए समीक्षा कीजिए। तो ये भी क्या होते हैं 5 नंबर के आते हैं। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। पहले क्या हेडिंग डालेंगे प्रश्न संख्या 6 का हल। और जो कहानी लिखने जाते हैं उसको सबसे ऊपर लिख दीजिए। जैसे बहादुर कहानी की समीक्षा। तो देखिए बहादुर कहानी की समीक्षा में क्या होता है कि अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर कहानी एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर क्या कर देता है शहर आ जाता है। और वहां पर वह निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर परेशान होकर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सभी आराम से आदी हो चुके थे। क्योंकि वो उसके परिवार के क्या हो गए थे उसके आदी हो गए। क्योंकि वो क्या करता था घर पर वो सारा काम कर देता था तो सभी परिवार वालों को क्या मिल गया था आराम हो गया था। और अब वह सभी पश्चाताप करते थे और अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये था आपका कहानी का। अब इसके बाद देखिए यहीं पर आता है प्रश्न नंबर 7 कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए बच्चा इसमें आपको ना लगभग 6-7 खंड काव्य आते हैं जिसमें आपका ये होते हैं स्टेज वाइज होते हैं स्टेट वाइज। यानी आपका कौन सा जिला वाइज है स्टेट में जितने ज़िले हैं तो हर ज़िले के लिए क्या होते हैं ये खंड काव्य
अलग अलग होते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये गाजीपुर के लिए है, तो गाजीपुर के लिए जो होता है खंड काव्य वो होता है त्यागपथी। तो हम क्या करेंगे, ये त्यागपथी के बारे में हम लिखेंगे, यानी त्यागपथी खंड काव्य का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का क्या करिए, चरित्र चित्रण लिखिए। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर 7, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। तो देखिए हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण देखा जाए। देखिए क्या है, सबसे पहले तो इनका जो था हर्षवर्धन के बारे में तो जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, बस यहाँ पर तो पेपर सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, श्रेष्ठ शासक। महाराजा हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में प्रजा के हित के लिए अनेकों कार्य किया। उनकी प्रजा में संपूर्ण एवं सुख और न्याय शांति व्याप्त है। इसके बाद देश प्रेमी। तो क्या है देश प्रेमी, हर्षवर्धन एक सच्चे देश प्रेमी थे। उन्होंने छोटे छोटे अनेक राज्यों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। उन्होंने अपने शासनकाल में नियम पूर्वक और धर्म पूर्वक शासन किया। देश की रक्षा के लिए वो बड़ा से बड़ा युद्ध लड़ने से नहीं घबराते थे। इसके बाद देखिए अगला हेडिंग है महान योद्धा, यानी हर्षवर्धन क्या थे, एक महान योद्धा भी थे। महाराज हर्षवर्धन एक महान योद्धा थे। उनके तेज बल के आगे कोई भी दुश्मन ठहर नहीं सकता था। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। उनका शौर्य, साहस, रण कौशल आज भी भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में क्या है, वर्णित हैं। इसके बाद क्या थे, महादानी। हर्षवर्धन एक महान त्यागी एवं महादानी शासक थे। उनकी त्याग भावना के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपति कहा है। प्रयागराज में प्रत्येक 5 वर्ष में वह अपना सर्वस्व दान करने आते थे। इससे उनके महादानी होने का क्या होता है, प्रमाण मिलता है। इसके बाद क्या है, एक आदर्श भाई भी थे। हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं भाई थे। अपने पिता के रोगी होने की सूचना पाकर उनकी चिकित्सा करवाने के लिए वह घर आ जाते हैं। माता के आत्महत्या की खबर पाकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वह अपने भाई राज्यवर्धन से अत्यंत प्रेम करते थे। इसके बाद आए अगला निष्कर्ष, इसके क्या निकले। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक, महान योद्धा, देश प्रेमी एवं महादानी महापुरुष थे। ये आपका क्या था, 7वां जो प्रश्न था खंड काव्य से ये आता है। अब आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। देखिए 8वां आपका संस्कृत में आता है कि जिसका क्या करना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना रहता है। देखिए व्याख्या करना और अनुवाद करना में अंतर है। अनुवाद यानी जो आपका संस्कृत में जो भाषा दिया रहेगा उसी का क्या करेंगे हम लोग, अनुवाद करेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे, न कि अपनी भाषा में व्याख्या कर डालेंगे। तो क्या है, खंड में ख है ये, जिसमें निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करिए, अनुवाद कीजिए। देखिए संदर्भ में आपको 2 नंबर मिलेंगे और इसका अनुवाद करेंगे तो कितना मिलेंगे, 5, यानी टोटल मिलाकर 7 नंबर। तो देखिए आइए देखते हैं ये वाला अथवा वाला, दोनों में से कोई एक करना है तो हम यही वाला कर देते हैं। बौद्ध युगे इमा सिद्धांता वैयक्तिक जीवनम अभ्युत्थानम प्रयुक्ता आसन परमद्यम इमे सिद्धांता राष्ट्राराम परम मैत्री सहयोग विश्व बंधुत्व विश्वान्वेषण संधानी संति राष्ट्रनायक से श्री। तो ये जो है आपका दिया रहेगा, इसका आपको क्या करना है, अर्थ लिखना है। तो देखिए संदर्भ इसका पहले देख लेते हैं कि संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता पाठ से क्या है, अवतरित है। यानी आपका ये कौन से पाठ से लिया गया है, तो पंचशील सिद्धांत के अंत। अब इसका अनुवाद करेंगे तो देखिए आपको वहाँ पर इसका एक बार इसको अपने कॉपी पर लिख लेंगे तो आप इसका देखते रहेंगे, क्योंकि हम तो सीधे अनुवाद करेंगे। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, एक कॉपी पर इसको पूरी तरह से लिख लीजिए, या चाहे आपके पास बुक है तो बुक को देखते रहिए और इसका हम अनुवाद कर दे रहे हैं। देखिए बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए क्या थे, प्रयुक्त थे, किंतु वर्तमान समय में ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व
काल में यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। ये हो गया। और देखिए इसी में अब क्या आते हैं, इसका अथवा का ख आता है। प्रश्न नंबर 8वां का क जो गद्य से आता है, और इसी का जो ख होता है कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित क्या करिए, हिंदी में अनुवाद करिए। देखिए ये भी कितने नंबर के हैं, तो 7 नंबर का। यानी आपके संस्कृत से कितने नंबर के आ रहे हैं, तो 7 नंबर, 14 नंबर, 7 14 नंबर आ रहे हैं। तो देखिए अब क्या आते हैं इसमें कि किसी एक श्लोक का क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर हम कौन सा किए हैं, यही विद्या विदायान धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत माध्यम ज्ञानम दानाय च रक्षणा। ये आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिख देंगे हैं और इसका अनुवाद, या आप लोग जानते होंगे तो इसका भी किसी एक का करना है, तो हम एक का कर दे रहे हैं। तो देखिए ऐसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर अब किसका था, तो ख का। तो पहले जो लिखने जा रहे हैं उसका हेडिंग यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे दो शब्द यहाँ पर और लास्ट में डॉट डॉट करके लास्ट वाला लिख दीजिए। तो देखिए यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से क्या है, अवतरित है। तो इसका अनुवाद क्या करेंगे, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। देखिए यानी दुष्ट लोगों की जो विद्या होती है किसके लिए होती है, तो विवाद करने के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जबकि इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। यही क्या था, ये जो पैराग्राफ आपका दिया है ये श्लोक, उसका पूरा अर्थ था कि यानी दुष्ट की जो विद्या होती है किसके लिए होती है, वो विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति यानी जो शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। लेकिन सज्जन लोगों की जो होती है क्या विद्या, वो ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इसके बाद आइए आप देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है, आपका 9वां प्रश्न है, देखिए ये तो सब थे। अब आ जाएंगे ग्रामर पोर्शन पर कि निम्नलिखित मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में क्या करिए, प्रयोग करिए। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन, 4 दिए रहते हैं मुहावरा, जिसमें एक का क्या करना है, एक ही करना है, चारों का नहीं, कि एक का अर्थ लिखिए और उसको अपने वाक्य में क्या कर दीजिए, प्रयोग कर दीजिए। जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, हवाई किले बनाना, अपना उल्लू सीधा करना या अगर मगर करना। तो इन चारों में से एक को करना है। देखिए तो क्या लिखेंगे, पहला आप लिख लीजिए सूर्य को दीपक दिखाना, यानी इसका अर्थ क्या होगा, सामर्थ्यवान को चुनौती देना। यानी जो सामर्थ्यवान होंगे, यानी जो सबसे ज़्यादा सामर्थ्य होंगे उनको क्या करना, चुनौती देना अथवा ज्ञानी व्यक्ति को उपदेश देना। यही क्या है, सूर्य को दीपक दिखाने। यानी सूर्य को दीपक दिखाने से क्या फायदा, सूर्य के पास तो इतनी खुदे क्या है, उजाला है, तो उसको दीपक दिखाने से कोई फायदा है नहीं। इसका क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग। तो इंजीनियर को यह बताना कि गाड़ी कैसे चलती है सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। देखिए यानी एक इंजीनियर है, अगर उसको हम बताएंगे कि गाड़ी कैसे चलती है तो ये उसके लिए क्या है, वो तो खुद ही ज्ञानी है गाड़ी के बारे में, तो उसको क्या बताने के कोई फायदा है, तो नहीं फायदा है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10, जो आपको क्या है, ये भी 5 नंबर के आते हैं कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करिए, उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए रहते हैं, दोनों में से किसी एक का क्या करना है, आपको उत्तर देना है। तो हम पहले वाले का ही देख लेते हैं कि आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि सांकी निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए, यह पता नहीं क्यों, वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहे। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध रविंद्रनाथ
के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया जा सके। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, इसके पैराग्राफ को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि इसी को पैराग्राफ से आपको क्या मिलेंगे, उत्तर देना होता है। या तो दोनों पैराग्राफ है, आपको जो लगे कि नहीं ये वाला क्या है इजी है तो वह आप लोग कर सकते हैं। जैसे यही है कि हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास तो हो रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी क्या हो रहे हैं, पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परामर्श पर हावित हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को क्या कर दे रही है, हिला रही है। तो इन दोनों में से किसी एक का क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो हम पहले वाले का क्या कर देते हैं, उत्तर दे देते हैं कि आज से, जैसे ऐसे पहले क्या लिखिएगा, प्रश्न संख्या 10 और जो पैराग्राफ लिखने जाएंगे उसकी एक लाइन में ऐसे समरी लिख दीजिएगा। इसके बाद पहले का देखिए क्या पूछा है, गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। यहाँ पर गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गुरुदेव शब्द का प्रयोग रविंद्रनाथ टैगोर के लिए किया गया, क्योंकि वही गुरुदेव माने गए थे। दूसरा है, गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया, ये है। तो गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन इसलिए बनाया क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इसलिए वो क्या किए, कहीं और रहने का मन बना लिए। तीसरा प्रश्न है कि उनके समिति तक पहुंचने में क्या कठिनाइयां थी। तो गुरुदेव शांति निकेतन के 3 मंजिले में सबसे ऊपरी के तल्ले में रहने लगे। श्री निकेतन के मकान की सीढ़ियां लोहे की तथा चक्करदार थी, जिन पर चढ़ने में क्या हो जाती थी, परेशानी हो जाती थी। ये क्या था आपका प्रश्न नंबर 10वां का अपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए 11वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे इसका है अविराम या फिर अभिराम, तो इनमें क्या हो गए, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, अविराम और अभिराम। तो लगातार, सुंदर, किया गया या पूर्ण, सहारा या कोमल, कुरूप या लगातार। तो अविराम का मतलब क्या होता है, लगातार, और अभिराम का मतलब क्या होता है, सुंदर। तो इसको क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 11 डालेंगे और क का क्या करेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे, लगातार और सुंदर। और इसी क्रम में दूसरा भी दिया था, भवन और भुवन। तो घर और संसार, भवन का मतलब क्या होता है, घर, और संसार का, भुवन का मतलब क्या होता है, संसार। तो इनका क्या हो जाएगा, घर और संसार। ये हो गए, यानी क का था ये आंसर। इसी क्रम में आते हैं ख का, कि क्या दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे वायु है, तो वायु का क्या होगा, हवा और पवन, तो ये भी लिख सकते हैं। हवा और पवन। मित्र का भी लिख सकते हैं, राजा का भी लिख सकते हैं, और लक्ष्य। इन चारों में से किसी एक का क्या करिए, पर्यायवाची शब्द जैसे कहा जाता है उसी तरह। तो हम यहाँ पर चारों में से किसी एक का तो लिख सकते हैं, जैसे हवा का, वायु का हवा और पवन लिख सकते हैं। इसी तरह हम लक्ष्य के बारे में भी तो लिख सकते हैं। तो लक्ष्य का क्या होता है, उद्देश्य और निशाना, यही होते हैं, तो ये लिख सकते हैं। इसी क्रम में आता है क्या, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का क्या करिए, चयन कीजिए। तो जो कम बोलने वाला होता है, यानी जो कम बोलने वाला होता है उसे कंजूस बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं, या मितभाषी, या फिर मुमुक्षु। तो मितभाषी यानी जो कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, मितभाषी। और इसी क्रम में जो आता है ये कि जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, जो कीचड़ से, तो गुलाब तो होते नहीं हैं, फूल भी नहीं होते हैं, सुमन भी नहीं होता है, क्या होता है, तो पंकज। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, पंकज। यानी ये किसका था, तो घ का ये आंसर पंकज है। इसके बाद देखिए आपका आता क्या है, प्रश्न नंबर इसी का घ,
कि निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों में से क्या है, एक एक नंबर है और इसको क्या करना है, शुद्ध करना है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया, तुम मेरे को पुस्तक दे दो, हम पहाड़ में सैर करने गए थे। यानी इन चारों में से किसी दो पर क्या करना है, वाक्य को शुद्ध करना है। तो देखिए वाक्य में शुद्ध करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आज मेरे बड़े भाई आ गए, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। देखिए क्या लिखा जाता है इसके बारे में आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एक एक नंबर के आते हैं और बहुत ही ठोस नंबर होते हैं। तो यही लिखेंगे क्या, आज मेरे बड़े भाई आ गए और अध्यापक ने हमसे क्या लिखवाया, निबंध लिखवाया। देखिए इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 12, ये भी 2 नंबर के आते हैं कि करुण रस अथवा शांत रस का क्या लिखिए, अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। यानी ये भी लिखना है करुण रस या फिर शांत रस का अस्थाई भाव लिखिए और उसका उदाहरण दीजिए और परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका कैसे लिखेंगे कि प्रश्न नंबर 12 का हम क्या लिखेंगे, शांत रस। यानी इसके जो अस्थाई भाव होते हैं वो क्या होते हैं, निर्वेद नामक अस्थाई भाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से क्या मिलते हैं, शांत रस की निष्पत्ति होती है। यानी इसका अस्थाई भाव क्या होगा, निर्वेद। उदाहरण क्या होंगे, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। ये किसका, कौन सा रस का उदाहरण है, तो शांत रस का, और इसका अस्थाई भाव क्या है, तो निर्वेद। इसी क्रम में आता है घ, उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो उपमा अलंकार का क्या लिखना है, उपमा या रूपक का। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूपक अलंकार का लिख दे रहे हैं, जहाँ उपमेय में उपमांग का आरोप हो वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम लोग उसका लिख सकते हैं चरण कमल बंधो हरि राई। इसके बाद आता है आपका ये चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। ये भी आपका कितने नंबर का आता है, तो 2 नंबर का। या तो चौपाई लिखे या फिर दोहा। तो आइए देखते हैं इसको भी। ग नंबर, देखिए उत्तर ग लिखेंगे, इसके बाद उत्तर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चौपाई के बारे में बता दे रहे हैं और दोहा आप लोग खुद जान रहे हैं। तो देखिए चौपाई में क्या होते हैं, 4 चरण वाले इस सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जौ गढ़ यानी 1 2 1 यानी यस जैसे बना है, ये क्या हो जाते हैं, 2 हो जाता है। और ये अथवा तगड़ यस आई नहीं होता है। प्रथम तथा द्वितीय चरण में तुक समान होता है, जैसे शिशु सब राम प्रेम बस जाने। देखिए क्या होते हैं, शिशु सब राम प्रेम सब जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेही बोलाई, सहित स्नेह जाई दोऊ भाई। देखिए सबके क्या लगाए हैं, मात्रिक छंद भी हमने लगा दिया है कि जो जो जहाँ जहाँ मात्रिक छंद का उपयोग होता है वो तो देखने के, जैसे यहाँ पर है इसका देख लेते हैं कि कितने आते हैं। तो 1 1 2 3 4 4 2 6 1 7 7 2 9 1 10 10 2 12 12 4 16 यानी कितनी मात्राएं आ गई हैं, तो 16 आ गई। तो 16 इसमें भी हो गई। 1 3 3 1 4 2 6 1 7 7 1 8 8 2 10 1 11 12 4 16 ये भी आ गए। देखिए इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11 12 4 16 ये भी आ गए। 3 1 4 1 5 2 6 6 2 8 1 9 10 11 12 और 4 16। ये देखिए प्रतीक में क्या है, 16 मात्राएं हैं, अर्थात यह क्या है, चौपाई है। देखिए बच्चा अगला जो आपका प्रश्न है कि उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक टिकट पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की क्या की गई है, शिकायत की गई हो, और इसकी अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 250। यानी कितने नंबर के आते हैं, तो ये भी 6 नंबर के। तो देखिए पत्र वो भी लिख दिया जाएगा। क्या प्रश्न संख्या 13 का उत्तर, सेवा में महाप्रबंधक महोदय उत्तर मध्य रेलवे, क्योंकि किसके खिलाफ लिखना है, किसके लिए लिखना है, तो उत्तर मध्य रेलवे के लिए।
और देखिए जो दिया रहता है उसके विषय जरूर लिखिएगा। जैसे विषय में टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार के संबंध में शिकायत, ये लिखना अवश्य है। इसके बाद क्या करेंगे, महोदय लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मुकेश गाजीपुर दिनांक इतना को रेलगाड़ी संख्या ट्रेन संख्या में कोच संख्या से स्थान जहां पर आप चलना शुरू किए तक यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान ड्यूटी पर मौजूद टिकट निरीक्षक ने मेरे साथ और कुछ अन्य यात्रियों के साथ क्या किया है, अभद्र व्यवहार किया है। उन्होंने बिना किसी उस्कावे के अनुचित भाषा का क्या किया है, प्रयोग किया है और यात्रियों के साथ सम्मानजनक तरीके से बात नहीं की। उनका व्यवहार पूरी तरह से गैर पेशेवर और अस्वीकार्य था। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले की गंभीरता से जांच करवाएं और संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और यात्रियों की गरिमा बनी रहे। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, धन्यवाद लिखने के बाद दिनांक आप लोग मत डालिएगा, इसी तरह डैश देख दीजिएगा। और भवदीय यानी जो लिख रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पर नाम नहीं, बस डॉट या क ख ऐसे ही करके छोड़ दीजिएगा। लेटर में आप लोग क्या करिएगा, पत्र में नाम नहीं लिखना है, डेट नहीं लिखना है, न जगह का नाम लिखना है, बस आप लोग को ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आता है आपका आखिरी प्रश्न कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में क्या करिए, निबंध लिखिए। देखिए 4-5 आपको निबंध दिए रहेंगे और 5 निबंध हैं और उनमें से किसी एक पर क्या करना है, निबंध लिखना है। निबंध ध्यान से लिखिए क्योंकि ये कितने नंबर के होते हैं, सबसे लंबा यही होता है 9 नंबर का। और इसको आखिरी में कोशिश करिएगा कि आखिरी में ही लिखें। बाकी सब जो होते हैं वो जो होते हैं ठोस नंबर होते हैं, आप अगर करते रहेंगे तो अच्छे नंबर से मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम निबंध को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर। निबंध हम किसी एक पर क्या करेंगे, लिखेंगे। जिसमें क्या है, साहित्य समाज का एक पथ प्रदर्शक है। साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है। तो देखिए अब इसके बारे में जो जानते हैं उसके बारे में क्या किया जाएगा, पूरा लिख दिया जाए। तो देखिए साहित्य का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले लिखेंगे साहित्य वह है जिसमें हित की भावना निहित है। साहित्य मानव के सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाता है क्योंकि साहित्य में संपूर्ण मानव जाति का हित निहित रहता है। साहित्य द्वारा साहित्यकार अपने भावों और विचारों को समाज में प्रसारित करता है। इस कारण उसमें सामाजिक जीवन स्वयं मुखरित हो जाता है। ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, दूसरा हेडिंग डालेंगे, हेडिंग वाइज ही डालिएगा। साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध। साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध जो होता है अन्योन्य आश्रित होते हैं, यानी एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। साहित्य का सर्जन जन जीवन के धरातल पर ही होता है। समाज की समस्त शोभा, उसकी श्री संपन्नता और मान मर्यादा साहित्य पर अवलंबित है। सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशांति या निर्जीवता, सामाजिक असभ्यता या असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य ही है। कवि एवं समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अतः साहित्य से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसका मस्तिष्क है। ये आपको क्या सही साफ और स्पष्ट लिखना होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो साहित्य रूपी दर्पण में। साहित्य रूपी दर्पण में साहित्य हमारी जिज्ञासा वृत्ति को शांत करता है, ज्ञान विपाशा को तृप्त करता है और मस्तिष्क की क्षतिपूर्ति करता है। साहित्य के द्वारा ही हम अपने राष्ट्रीय इतिहास से, अपने देश की गौरव गरिमा से, अपनी संस्कृति और सभ्यता से, अपने पूर्वजों के अनुभव से, विचारों एवं अनुसंसाधनों से, अपने प्राचीन रीति रिवाजों से, रहन सहन और परंपराओं से परिचय प्राप्त करते हैं। यानी साहित्य और समाज से ही क्या मिलता है, हमको ये सब चीज़ें
मिलती हैं। जो जो आप जान रहे हैं निबंध में वो लिखते जाइएगा। इसके बाद आता है साहित्य पर समाज का प्रभाव। साहित्य और समाज का ठीक वही संबंध है जैसे आत्मा और शरीर का। जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर व्यर्थ है, ठीक उसी प्रकार बिना साहित्य के समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। साहित्य के निर्माण में समाज का प्रमुख हाथ होता है, इसलिए समाज में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव साहित्य पर बराबर पड़ता रहता है। यदि कोई साहित्य सामाजिक परिवर्तन से अछूता रह गया है तो वह निश्चय ही वह निष्प्राण है। उदाहरण के लिए, यदि आधुनिक युग में कोई साहित्यकार श्रृंगार की रचनाएं अलापने लगे तो वह निश्चय ही आज के सामाजिक परिवर्तनों से अछूता है और उसका साहित्य न तो युग का प्रतिनिधित्व कर सकने में समर्थ होगा। समाज और साहित्य का प्रभाव। तो देखिए समाज और साहित्य का क्या प्रभाव पड़ता है। जहाँ एक ओर जहाँ साहित्य समाज से अपनी जीवन शक्ति ग्रहण करता है तो दूसरी ओर वह समाज के पूर्णतः बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास के लिए दिशा निर्देश करता है। साहित्य की छाया में समाज अपनी क्लांति और निराशा को दूर कर नव जीवन प्राप्त करता है। साहित्य से ही प्रेरणा लेकर समाज अपना भावी मार्ग निर्धारित करता है। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, उपसंहार, यानी निबंध के आखिरी में कि किस उपसंहार में क्या लिखेंगे, जो जो आप जान रहे थे, जिस बारे में जितना हेडिंग था उस सबको छोड़कर लास्ट में क्या करेंगे, उसी हेडिंग का स्वरूप एक यहाँ पर कर देंगे कि किसी जाति अथवा समाज का साहित्य उस जाति अथवा समाज की शक्ति अथवा सभ्यता का घोतक है, वह उसका प्रतिरूप, प्रतिछाया, प्रतिबिंब कहला सकता है। दूसरी ओर साहित्य अपने समाज को जीवनी शक्ति प्रदान करता है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अतः साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंधों को देखते हुए साहित्य सर्जना में विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता होती है, जो साहित्य समाज के लिए हितकारी न हो, जिससे समाज को कोई ठेस दिशा निर्देश न मिले, जिससे समाज का वास्तविक स्वरूप प्रतिभाषित न हो, वह साहित्य निश्चय ही साहित्य कहे जाने योग्य नहीं है। देखिए बच्चा, इस तरह से आपका पूरा निबंध खत्म हो गया। देखिए पेपर को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये पूरी हमने क्या किया, आपको क्राइटेरिया बता दिया। देखिए पूरी इसका जो 2025 और 26 का जो मॉडल पेपर है सामान्य हिंदी के लिए था, ये क्लास 12 का, जो कितने नंबर के आते हैं, तो 100 नंबर के। तो हमने क्या किया, आपको पूरी तरह से ये पेपर का सॉल्व कर दिया। अब आप लोगों को अगले वीडियो में हम अगले पेपर का क्या करेंगे, अगले सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।